नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, ढेर सारा एक्शन है यहां पर भारतीय बाजार में जिस पर आपको नजर रखनी है। आईपीओ का मार्केट भी अब फिर से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। साथ ही Q1 FY22 के नतीजों का सीजन भी शुरू हो चुका है। एक एक कर सब कुछ आपके सामने रखते हैं, लेकिन शुरुआत विदेशी बाजार के संकेतों से करेंगे जो कि आज कमजोर है। जी हां, एशियाई बाजार की शुरुआत सबसे पहले देखिए लाल निशान के साथ SGX निफ्टी में ट्रेड आप देख पाएंगे 15,694 के स्तर के आसपास। यहां पर SGX निफ्टी एक सपाट ट्रेंड दिखाते हुए, वहीं निक्काई के बाजार में 500 अंकों की गिरावट देखी जा रही है। हांगकांग के बाजार भी करीब 50 अंकों की बिकवाली के साथ लाल निशान के साथ ही ट्रेड करते हुए डाउ फ्यूचर्स भी आप देखिए करीब 70 अंकों की गिरावट देख रहे हैं। ये तो हुई एशियाई बाजार की बात, लेकिन बीती रात अमेरिकी बाजार में भी भारी उठापटक देखने को मिली। काफी हद तक बाजार ने अपने आप को संभालने की कोशिश की। 280 अंकों की रिकवरी भी डाउ ने दिखाई, लेकिन साथ ही 260 अंकों की गिरावट के साथ ही क्लोजिंग डाउ में देखने को मिली। नैस्डैक में भी करीब 105 अंकों की गिरावट के साथ क्लोजिंग दिखी। चलिए एक बार विदेशी बाजार के संकेत विस्तार से सबसे पहले दीपांशु भंडारी से समझ लेते हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं, विदेशी बाजार में आज कमजोरी है, ये कमजोरी कहां से आई? गुड मॉर्निंग मानसी। और ये कल का ही आप एक्शन देख रही हैं। कल भी आपने देखा कि ग्लोबल बाजारों में कमजोरी का ही माहौल था और वही कैरी फॉरवर्ड होते हुए आपको दिख रहा है। एशिया के बाजारों में पर्टिकुलरली जो कोरोना के नए मामले उछल कर आ रहे हैं उसकी चिंता है। जैसा कि कल भी हम आपको क्लोजिंग के समय बता रहे थे कि जापान में टोक्यो में इमरजेंसी की घोषणा की जा सकती है और बिल्कुल वैसा ही होते हुए दिखा है। इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है। ओलंपिक्स जापान में बस 2 हफ्तों में शुरू होने वाले हैं। सभी स्पेक्टेटर्स की एंट्री के लिए मना कर दिया गया है, तो बिना स्पेक्टेटर्स के ही ओलंपिक गेम्स खेले जाएंगे और ओलंपिक्स के लिए कोरोना को नियंत्रण रखने की कोशिश के जरिए इमरजेंसी की घोषणा की गई है। तो वहां से वो चिंता आती हुई दिख रही है, इसलिए आप निक्के पर इतना भारी प्रभाव देख रहे हैं। इसके अलावा साउथ कोरिया, जो जब से महामारी शुरू हुई है पिछले साल की, तब से अब तक का बेस्ट कोरोना कंट्रोल साउथ कोरिया का ही कहा जा रहा था। वहां पर भी नए मामलों में उछाल आते हुए दिखा है और जो उनकी कैपिटल है सोल, उसमें उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस बढ़ा दिए हैं। तो वहां से भी एक चिंता आ रही है कि ऐसे देशों में भी कोरोना का प्रभाव अब बढ़ते हुए दिख रहा है जिन्होंने अच्छी तरह इसे कंट्रोल में रखा हुआ था। और इसी चिंता की वजह से और थोड़ी इकोनॉमी को लेकर चिंता से हमने कल शाम अमेरिकी बाजारों में भी भारी गिरावट देखी। डाउ एंड ऑफ द डे लगभग 260 अंक फिसल कर बंद हुआ। हालांकि जब भारतीय बाजार बंद हो रहे थे तब हम देख रहे थे कि डाउ फ्यूचर्स करीब 450-500 पॉइंट्स नीचे थे, तो उसकी तुलना में उतनी भारी गिरावट नहीं थी। बल्कि अगर आप देखें तो निचले स्तर से 280 अंक संभल कर डाउ बंद हुआ है, बट डेफिनेटली कमजोरी का माहौल रहा। S&P 500 में भी हमने 0.9% की गिरावट देखी है। सभी सेक्टर्स पर आपने दबाव आते हुए देखा है। इसके अलावा जो बॉन्ड यील्ड है उसने कल इंट्राडे में 1.25% का लो छुआ था, अभी संभल कर 1.31% पर है। पर बॉन्ड यील्ड के गिरने के बावजूद हमने देखा कि IT स्टॉक्स पर भी दबाव बढ़ा और नैस्डैक भी लगभग 0.5% की गिरावट के साथ ही कल बंद होते हुए दिखा है। उनका जो विक्स है, शिकागो विक्स, उसमें हमने कल 12% का उछाल देखा। तो वॉलेटिलिटी भी बढ़ती हुई दिख रही है। सभी सेक्टर्स में बिकवाली थी, पर सबसे ज्यादा दबाव आपने देखा है बैंक स्टॉक्स पर, इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स पर, रीओपनिंग थीम्स जैसे कि ट्रैवल, होटल्स, एयरलाइंस, यहां पर सबसे ज्यादा दबाव आते हुए दिखा है। साथ ही जो उनके साप्ताहिक बेरोजगारी के दावे आए थे वो 3.25 लाख पर आते हुए दिखे। अनुमान से ज्यादा, अनुमान 3.5 लाख का था। यूरोप में भी ऐसा ही माहौल रहा। 1.5 से 2% की गिरावट यूरोप में आती हुई दिखी है। हालांकि एक अच्छी बात है कि कच्चा तेल कल संभला है, क्योंकि काफी तेजी से गिरावट हो रही थी पिछले 2 दिनों से, पर अमेरिकी भंडार गिरने से तेल वापस $74 पर आते हुए दिखा है। तो कहीं ना कहीं बाजार को यहां से कंफर्ट मिलेगा कि जो मांग है वो इंटैक्ट है। ये एक नियर टर्म रिएक्शन हो सकता है। सोना दायरे में रहा। डॉलर 3 महीने की ऊंचाई से फिसला है। और इस सब के अलावा क्रिप्टो बाजार में भी कल हमने भारी गिरावट देखी है। कई सारी क्रिप्टो करेंसीज में 10 से 12% की गिरावट आई है। तो लगभग सभी एसेट क्लासेस पर इस बिकवाली का दबाव पड़ा है। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया विदेशी बाजार के संकेत हमें बताने के लिए। तो सभी एसेट क्लासेस पर बिकवाली का दबाव जरूर देखने को मिल रहा है। कोरोना के आंकड़ों में विदेशी बाजार में फिर से चिंता बढ़ती हुई दिख रही है, जिसका असर है कि हम ग्लोबल मार्केट्स में बिकवाली देख रहे हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है। फंड एक्शन, कैश मार्केट में FIs की बिकवाली है, लेकिन वायदा बाजार में FIs की खरीदारी है। कैश मार्केट में 555 करोड़ की बिकवाली जहां FIs कर रहे हैं, वायदा बाजार में
करीब 260 करोड़ की खरीदारी एफआईआईज कर रहे हैं और साथ ही कैश मार्केट में डीआईएस की तरफ से करीब 949 करोड़ की बिकवाली आती हुई दिखी है। तो क्लियरली कैश मार्केट में एफआईआईज डीआईएस दोनों ही बिकवाली कर रहे हैं, लेकिन वायदा बाजार में करीब 260 करोड़ की खरीदारी एफआईआईज की तरफ से आती हुई। ये तमाम संकेत अब हम जानते हैं। भारतीय बाजार पर आज के लिए पहली रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए? विदेशी बाजार में जो गिरावट है उसे कैसे समझे? चलिए सब कुछ विस्तार से अब जान लेते हैं और स्ट्रैटेजी बनाते हैं। हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी जुड़ रहे हैं। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार आज टूटते हुए दिख रहे हैं। अमेरिकी बाजार में भी बीती रात काफी उठापटक रही। सर, कैसे समझे इन तमाम संकेतों को? हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र, पहली स्ट्रेटेजी क्या बनाए? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, संकेत तो वैसे तो कमजोरी के ही है, लेकिन उतनी कमजोरी नहीं है जितना शायद कल डर था भारतीय बाजारों को और दुनिया भर के बाजारों को। बड़ी उतार चढ़ाव भरा सेशन रहा अमेरिका में और ऐसे देखेंगे तो आपको 260 अंक नीचे बंद हुए हैं, 280 अंक नीचे बंद हुए हैं और वैसे देखेंगे तो 260 अंकों की शानदार रिकवरी भी हुई है। तो दोनों तरफ से मामला बराबरी का है। हालांकि डाउ फ्यूचर्स फिर से थोड़े कमजोर होते हुए दिख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उस वजह से एक बार थोड़ा सा हल्की कमजोरी के साथ खुलने के आसार बनते हुए दिख रहे हैं भारतीय बाजारों के लिए। और उसके बाद बाजार अपनी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेंज के पास पहुंचने की कोशिश करेंगे, जो कि 15,575 से 15,625 की आपके लिए निकल कर आती है। इस रेंज में बाजार सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे। अगर कमजोरी के साथ शुरुआत होती तो इस रेंज में थोड़ी बहुत खरीदारी और साथ ही आपको शॉर्ट कवरिंग भी आते हुए दिखेगी। ऊपरी स्तरों पर बाजार के लिए टिक पाना मुश्किल होगा। रिकवरी पर 15,800 15,875 की रेंज ऐसी है जो मजबूत रेजिस्टेंस का काम करेगी और उसके पार निकलना बड़ा मुश्किल होगा। और उसकी वजह एक तो ग्लोबल मार्केट्स का ये उतार चढ़ाव है और दूसरा कल के सेशन में एफआईआईज की बिकवाली के भी बड़े जबरदस्त आंकड़े आते हुए दिखे। 3-4 दिन तक खरीदारी का रुझान दिखाने के बाद एक ही दिन में एफआईआईज ने तगड़ी बिकवाली की है। स्पेशली वायदा कारोबार में भी काफी इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स में बिकवाली होती दिखी, तो वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हिलाने वाली है और ऐसे में ऊपरी स्तरों पर आपको प्रेशर आता हुआ नजर आएगा। बैंक निफ्टी 35,000 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा और आज बड़ा चैलेंज यही होगा कि 34,900 35,000 की रेंज को सपोर्ट कर पाए। इमीडिएटली उसके ठीक नीचे 34,650 34,800 मजबूत सपोर्ट के तौर पर है। इस रेंज में बैंक निफ्टी में फ्रेश खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग भी आती दिखेगी और ऊपरी स्तरों पर 35,375 35,575 ये वो रेंज है जहां पर अगर इस बैंक निफ्टी रिकवर होकर आए तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और थोड़ी बिकवाली की जा सकती। तो ओवरऑल हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, वोलेटाइल ट्रेड रह सकता है। बायस थोड़ा सा हल्का सा कमजोरी की तरफ फर्स्ट हाफ में रह सकता है, सेकंड हाफ में देखते हैं क्या कुछ होता है। नजर डाउ फ्यूचर्स पर रखनी चाहिए। अगर डाउ फ्यूचर्स की रिकवरी होती है तो भारतीय बाजार भी रिकवर कर पाएंगे और अगर नहीं तो फिर उनके साथ साथ हम इस वक्त ट्रेड करेंगे। तो संकेत ग्लोबल मार्केट्स के सबसे ज्यादा अहमियत वाले होंगे और लोकल संकेतों के लिहाज से एफआईआईज की बिकवाली ऊपरी स्तरों पर आपको प्रेशर में रखेगी। तो इन दो ट्रिगर्स के दम पर आज ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये पहली स्ट्रैटेजी हमें बताने के लिए। तो क्लियरली विदेशी बाजार की जो कमजोरी है हो सकता है वो हावी भारतीय बाजार पर पड़ती दिखे और साथ ही एफआईआईज की जो बिकवाली है वो भी हमारे लिए फिलहाल कह सकते हैं गिरावट का कारण बन सकती है। लेकिन फिर भी स्ट्रैटेजी जितनी भी हम आपको बता रहे हैं उसे जरूर नोट डाउन कीजिएगा। निफ्टी से शुरुआत करेंगे 15,575 से 15,625, ये सपोर्ट रेंज का काम करेंगे। 15,800 से 15,875 ये निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज होगी। निफ्टी के लिए 15,800 से 875 यही रेंज है जिसके पार निकलना मुश्किल होगा। अब जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डाउ फ्यूचर्स किन लेवल्स पर ट्रेड करता है, इसका सीधा असर है जो कि भारतीय बाजार पर भी पड़ता दिखेगा। बैंक निफ्टी की अगर बात करें, यहाँ पर 34,650 से 34,800 मजबूत सपोर्ट का काम करेंगे। 35,375 से 35,575 इस दायरे को बैंक निफ्टी के लिए आप ऊपरी रेंज के तौर पर मानकर चल सकते हैं। तो ये तो हुई पहली स्ट्रैटेजी। लेकिन आज खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं, ट्रिगर्स कौन से हैं, ये सब जान लेते हैं वरुण दुबे से। वरुण, गुड मॉर्निंग। बताएं खबरों के दम पर आज एक्शन कहां देखेंगे हम? गुड मॉर्निंग मानसी। तो देखिए, सबसे पहले ट्रिगर्स के साथ शुरुआत करता हूँ और यहाँ पे आज डेल्टा कॉप के नतीजे आने वाले हैं। तो यहाँ पे आपकी नजर होनी चाहिए एक्स डिविडेंड है तो एडजस्टमेंट देखने मिलेगा। जैसे कल आपने HPCL में देखा, वैसे ही आज डॉक्टर रेड्डीज और नवीन फ्लोरिन में एडजस्टमेंट होने वाला है एक्स डिविडेंड का। डॉक्टर रेड्डीज में 25 रुपये प्रति शेयर का एक्स डिविडेंड का एडजस्टमेंट है और नवीन फ्लोरिन में 6 रुपये प्रति शेयर का। GR इंफ्रा यहाँ कल IPO जो है 5.75 टाइम्स भर चुका है और क्लीन साइंस का IPO 4.28 टाइम्स भर चुका है, यानी कि IPO उसको काफी बन रहा है। TCS आज इस काउंटर पे होगी। नतीजे जो है वो अनुमान से थोड़े कमजोर हैं। यहाँ पे रेवेन्यू जो है
45,411 करोड़ पे आया, हमारा अनुमान इससे बेहतर था। एबिटा मार्जिन जो है 25.5% के आसपास आए, इतने का ही अनुमान था। 26.8% से हालांकि ये गिरे हैं और कंपनी का जो मुनाफा है करीब 9,008 करोड़ के आसपास आया, 9,450 करोड़ के आसपास का अनुमान था। इसके लिए हम कह रहे हैं कि नतीजे जो है वो अनुमान से थोड़े कमजोर है, लेकिन मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है वो काफ़ी अच्छी है। इनका कहना है कि लॉन्ग टर्म जो स्ट्रक्चरल मार्जिन है वो अभी भी सस्टेन कर रहा है। जॉब मार्केट के हालात अच्छे हैं तो आगे जो डिमांड है वो अच्छी रहेगी। डील पाइपलाइन जो है वो अच्छी है, तो कमेंट्री अच्छी है, लेकिन नतीजे खासकर रेवेन्यू और मुनाफे के फ्रंट पे थोड़े कमज़ोर है। भारत डायनेमिक्स पे नज़र रखिए, क्योंकि रक्षा मंत्रालय से इस कंपनी को करीब 499 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मिले हैं, ऑर्डर विन मिला है इस कंपनी को। वोडाफोन आइडिया, इस कंपनी के लिए कल खबर थी कि ये कंपनी अपने कुछ एसेट्स है उनको मोनेटाइज करने वाली है। इस खबर का कंपनी ने खंडन किया है, कहा है कि फिलहाल कोई भी एसेट मोनेटाइजेशन का कोई भी प्लान नहीं है। एडलवाइज फाइनेंशियल पे नजर रखेगा। दिग्गज इन्वेस्टर राकेश झुंझुनवाला ने इस कंपनी में अपना हिस्सेदारी बढ़ाई है, 1.19% से बढ़ा के 1.61% अब ये हो चुकी है। पिछले क्वार्टर के इस कंपनी ने डिस्क्लोजर दिए, उसमें ये निकल के आया है। द्वारिकेश शुगर, इस कंपनी ने द्वारिकेश धाम बरेली में नई डिस्टिलरी जो है उसको शुरू किया है, और साथ ही साथ ओएमसी काउंटर्स यानी कि एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी पे नजर रखिएगा, क्योंकि खबरें ये है कि ये कंपनी अपने एसेट मोनेटाइज कर सकती है और उसके लिए इनविट ला सकती है। करीब 5,000 करोड़ की जो पाइपलाइंस है उनको मोनेटाइज किया जा सकता है। 26 से करीब 50% के आसपास का हिस्सा जो है वो ये कंपनियां बेच सकती है। तो इसके चलते आज जितनी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है सब पे आपकी नजर होनी चाहिए। शुक्रिया ये तमाम खबरों वाले शेयर्स हमें बताने के लिए। चलिए आज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स अब आपको बताते हैं, जहां पर इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से खरीदारी का मन बनाकर आप चल सकते हैं, क्योंकि 3 कॉल्स है, तीनों की 3 खरीदारी की है। आयशर मोटर्स पर चॉइस ब्रोकिंग की कॉल आई है, खरीदारी की जगह 2,799 के टारगेट्स को मानकर चले, 2,690 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। आनंद राठी सिक्योरिटीज का मानना है कि शोभा लिमिटेड में तेजी देखने को मिलेगी, 600 तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे, खरीदारी करके चले, 520 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। वहीं सेंट्रम ब्रोकिंग बिरला सॉफ्ट पर खरीदारी की राय दे रहे हैं, 405 के टारगेट्स के लिए 384 का एक स्टॉप लॉस आपको लगाना है। तो तीनों की तीनों कॉल्स और ये खरीदारी की इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से ट्रेडिंग कॉल्स आपके लिए। बाजार पर आज आपकी स्ट्रैटेजी, किन शेयरों पर आज आप पैसे लगाएंगे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ग्लोब कैपिटल मार्केट्स के हिमांशु गुप्ता आप जुड़ गए हैं। हिमांशु जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले आज के लिए इंडेक्स पर आपका नजरिया हम जानना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग मानसी जी। देखिए कल के सेशन में जिस तरह से विक्स में बढ़त देखने को मिली और हायर लेवल्स से बाजार में थोड़ी सी प्रेशर बनता हुआ नजर आया, तो मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर बाजार नियर टर्म में थोड़ा सा एक प्रेशर फेस कर सकते हैं। हालांकि कल जिन लेवल्स पर हमारी बाजार की क्लोजिंग के बाद जहाँ पर डाउ फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे थे उन लेवल से थोड़ी सी वहाँ रिकवरी जरूर आते हुए नजर आई, जिसके चलते मुझे लगता है कि बाजार शायद अपने लोअर सपोर्ट जोन को आज होल्ड करने में कामयाब रहे। मेरा ऐसा मानना है कि 15,650, 15,680 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है निफ्टी के लिए, और आज एक बार उन लेवल्स पर एक रिकवरी देखने को मिल सकती है और वहां से 15,800 की तरफ एक इंट्राडे में बाउंस आता हुआ नजर आ सकता है। सिमिलरली निफ्टी बैंक में भी 35,200, 35,150 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, और जब तक ये इंडेक्स 35,000 के ऊपर यहाँ पर बना हुआ है मुझे लगता है कि अभी भी निफ्टी बैंक में एक पुल बैक के लिए ट्रेड लिया जा सकता है, और अपसाइड में 35,550, 35,600 तक के लेवल्स आते हुए देखने को मिल सकते हैं। दूसरी एक इंटरेस्टिंग बात मानसी जी देखने के लिए ये रहेगी कि जब तक कि थोड़ी सी बाजार में अनसर्टेनिटी बनी रहेगी, स्पेशली जिस तरह के एफआईज की तरफ से सेलिंग लगातार बनते हुए नजर आ रही है, मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा सा डिफेंसिव की तरफ थोड़ा सा अपना जो बायस है वो किया जा सकता है। तो आईटी और फार्मा सेक्टर्स पर मेरी नजर बनी रहेगी, और पर्टिकुलरली अगर आज के लिए स्टॉक आइडिया की बात की जाए तो आईजीएल एक काउंटर है जहां पर मुझे लगता है कि एक पोटेंशियल है अपसाइड का। हमने देखा कि लॉन्ग बिल्डअप लगातार वहां पर स्टॉक में बनते हुए नजर आया है, और स्टॉक मुझे लगता है कि आज के सेशन में एक अपसाइड दिखा सकता है। तो आईजीएल में यहाँ पर 600 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी करके चला जा सकता है। 570 रुपए का एक इंट्राडे के लिए स्टॉप लॉस लगाने की सलाह रहेगी। जी मान बिल्कुल हिमांशु जी, शुक्रिया आपके रिकमेंडेशन हमें बताने के लिए। तो क्लियरली निफ्टी, बैंक निफ्टी पर बाय कॉल्स यहाँ पर हिमांशु जी की तरफ से आते हुए, आईजीएल पर रेंजरप्रस गैस लिमिटेड पर खरीदारी की राय, 570 के स्टॉप लॉस के साथ 600 के लक्ष्य के लिए खरीदारी आप करके चल सकते हैं। कमोडिटी बाजार पर आपकी रणनीति आज क्या होनी चाहिए, समझ लेते हैं एसएमसी ग्लोबल की वंदना भारती से। वंदना जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले तो बुलियन मार्केट पर ही आपका नजरिया मैं जानना चाहूंगी। सोने में जो 200 रुपए की गिरावट देखने को मिली
गई है। करंट लेवल्स को देखते हुए यहाँ से अब किस लेवल को खास समझा जाए और स्ट्रैटेजी क्या बिकवाली की ही होगी? जी से अभी हम संपर्क कर नहीं पाए हैं, उनसे संपर्क करने की फिर से कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच कमोडिटी मार्केट्स का क्विक अपडेट आपके सामने रख देते हैं। देखिए, कमोडिटी मार्केट्स में हम देख रहे हैं अमेरिका में भंडार घटने से कच्चा तेल संभल कर ट्रेड करता हुआ $74 के ऊपर ट्रेड हम देख रहे हैं। वही 200 रुपए की गिरावट सोने में है और चांदी में भी 400 रुपए की बिकवाली है। वंदना जी अब हमारे साथ जुड़ गई हैं। वंदना जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। बुलियन मार्केट, गोल्ड पर आपका नजरिया सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी। जी मानसी, ये चीज देखा जा रहा है कि काफी कंसोलिडेशन है यहाँ पे और अप एंड डाउन दोनों का मूव यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे जो करेक्शन है, क्योंकि सेफ हेवन बाइंग थोड़ा सा डॉलर इंडेक्स में आने की यहाँ पे उम्मीद है और एक बार लग रहा है कि 93 से ऊपर की भी क्लोजिंग जो है यहाँ पे हो सकती है। तो मुझे लग रहा है कि इसकी वजह से थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिलेगा गोल्ड में और बहुत ज्यादा डाउन भी नहीं आएगा। 47,700 के लेवल पे एक बार सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए। 47,350 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 47,850 के करीब लगाना चाहिए। मुझे लग रहा है कि गोल्ड में थोड़ी सी यहाँ पे गिरावट है, अभी यहाँ पे 47,350 के लेवल तक भी इनफैक्ट आ सकता है नीचे की तरफ, लेकिन वो लेवल पे एक काफी अच्छा एक बाइंग जोन रहना चाहिए। और दूसरा मुझे यहाँ पे मानसी लग रहा है कि नेचुरल गैस की जो डिमांड है वो काफी बड़ी है और यूएस में इसकी जो इन्वेंट्रीज है, एवरेज इन्वेंट्रीज है, वो 5 साल के स्तर से भी नीचे चली गई है यहाँ पे। और जो वेदर है वो वार्मर है वहाँ पे, तो डिमांड काफी बढ़िया है नेचुरल गैस में। 275 के लेवल पे एक बार बाय करना चाहिए। 285 का टारगेट रखना होगा। 275 के स्टॉप लॉस लगा के चलना होगा। तो गोल्ड में सेल है और नेचुरल गैस में बाय यहाँ पे कर सकते हैं। जी बिल्कुल वंदना जी, शुक्रिया आपके रिकमेंडेशन हमें बताने के लिए। चलिए अब क्विकली आपको एफआईआर का एक्शन बताते हैं एफआईआर रिपोर्ट्स में। आज वरुण हमें बताएंगे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स। वरुण बताएं। देखिए, सबसे पहले तो टीसीएस कमजोर नतीजों के बाद अक्रॉस बोर्ड सभी के सभी ब्रोकरेज हाउस से प्राइस टारगेट काटा है। सबसे ज्यादा गोल्डमैन सैक्स 3853 से प्राइस टारगेट काट के 3703 का किया है। हालांकि अभी भी खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, इनका कहना है कि नतीजे कमजोर है। यहाँ जेपी मॉर्गन, बर्नस्टैंड, एचएसबीसी सभी ने प्राइस टारगेट काटा है। जेपी मॉर्गन का लेकिन कहना है कि जो डील विंस हुई है वो इन्फोसिस और एचसीएल टेक के लिए यहाँ पे अच्छी है, लेकिन टीसीएस के लिए इन्होंने प्राइस टारगेट काटा है। अब बात करते हैं रियल एस्टेट सेक्टर की, तो यहाँ पे सीएलएसए ने एक इंडिया रियल एस्टेट एक्सेस डे रखा था। उसमें इन्होंने करीब 11 डेवलपर से बात की और काफ़ी सारे प्राइस टारगेट इन्होंने बढ़ाए हैं। प्रेस्टीज पे खरीदारी की सलाह है। डीएलएफ पे प्राइस टारगेट 350 से बढ़ा के 355, फिनिक्स 970 का प्राइस टारगेट, शोभा 550, एम्बेसी यहाँ पे 365 का प्राइस टारगेट है। ओबेरा रियल्टी पे प्राइस टारगेट 640 से बढ़ा के 670। एक गोदरेज प्रॉपर्टी से जहाँ पे बिकवाली की सलाह दे रहे हैं 1145 के प्राइस टारगेट के साथ। और आखिरी में टाटा मोटर्स, लगातार यहाँ ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट्स आ रही है और अब मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है और इन्होंने प्राइस टारगेट काटा है। 300 से काट के 298 का प्राइस टारगेट दिया है। तो टाटा मोटर्स पे भी नजर रखिएगा। बिल्कुल वरुण, शुक्रिया ये ब्रोकरेज रिपोर्ट हमें बताने के लिए। दिन भर में इन ब्रोकरेज रिपोर्ट में जितना भी एक्शन दिखेगा हम आपको 1 बजे के बुलेटिन में फिर से एफआईआर ब्रोकरेज रिपोर्ट एक्शंस में अब बताएंगे। लेकिन चलिए फिलहाल पावर ब्रेकफास्ट को मैं यहीं समेट रही हूँ, लेकिन